नो एक युवा आदमी था जो एक फैंटेसी दुनिया में रहता था और अपने उम्र के हिसाब से काफी ताकतवर था। उसे शहर में सभी लोग पसंद करते थे। वो एक शारीरिक मेहनत का काम करता था, लेकिन उसके बॉस भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे और कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। एक दिन जब वह अपनी दैनिक मजदूरी लेकर वापस लौट रहा था, तो अचानक उसे एक महिला की चीख सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। यह आवाज पास की गुफा से आ रही थी। वो तुरंत वहां दौड़ पड़ा, भले ही उसके बॉस ने उसे मना किया क्योंकि यह खतरनाक हो सकता था। उसने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और गुफा में प्रवेश किया, जहां उसने देखा कि एक लड़की जादुई कांटेदार तारों में बंधी हुई थी और एक साहसी दल एक विशाल दानव बैल का सामना कर रहा था। बचपन से ही उसे अपनी माँ और घर की देखभाल करनी पड़ी क्योंकि उसका पिता कभी भी दूध लेकर वापस नहीं आया। उसने इसे एक चैंप की तरह लिया और घर की देखभाल शुरू कर दी। उसकी माँ बीमार रहती थी और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, इसलिए उसने उसके लिए गर्म सूप बनाया और उसे पीने के लिए दिया। उसने माँ से कहा कि वो कुछ खरगोशों का शिकार करने जा रहा है ताकि वो रात के खाने के लिए प्रोटीन ला सके। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और माफी मांगी कि वह उसे जीवन में कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन नो ने बहादुरी से कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उस रात उसने अपनी माँ के लिए खरगोश का सूप बनाया, लेकिन जब वो उसे खिलाने के लिए वापस आया तो उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अब नो के पास इस दुनिया में कोई परिवार नहीं था। उसने अपनी माँ को घर के बाहर दफनाया और फैसला किया कि वो कमजोर नहीं हो सकता और रो नहीं सकता। उसने अकेले रहना शुरू कर दिया, बगीचे की देखभाल की, शिकार किया और खेत के जानवरों की देखभाल की। उसने अपने कमरे को अच्छी तरह से साफ किया और वहाँ अध्ययन किया। उसने जंगली मछलियाँ पकड़कर, पहाड़ों पर भारी भार उठाकर और रोजाना बहुत सारा प्रोटीन खाकर अपने शरीर को प्रशिक्षित किया। एक रात अकेलेपन के कारण उसने एक पुरानी धूल भरी कहानी की किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। इससे उसे उन दिनों की याद आ गई जब उसका परिवार पूरा था और उसके पिता उसे महान साहसियों की कहानियां सुनाते थे जो विशाल ड्रैगन से लड़ते थे, जादूगरों से जादू सीखते थे, शापित जंगल में श्राप को दूर करते थे और एल्व्स की सेना से लड़ते थे। ये कहानियां हमेशा उसे रोमांचित करती थी क्योंकि उसके पिता उसे बताते थे कि एक साहसी का कर्तव्य कमजोर लोगों की रक्षा करना है और सुनिश्चित करना है कि उन्हें कभी चोट न लगे। इससे उसे अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिली और अगले दिन जानवरों की देखभाल करने के बाद वो शहर जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वो एक साहसी बन सके। उसने रात को जंगल में एक अलाव के साथ बिताया और अगली सुबह वो अपने राज्य के खूबसूरत शहर पहुंचा। उसने विशाल मुख्य द्वार में प्रवेश किया और बाजार में घूमते हुए लोगों को देखकर हैरान रह गया। लोग वहां तलवारें और फल खरीद रहे थे। चलते चलते उसने एक आदमी को तलवार के साथ देखा और उसे फॉलो करने का फैसला किया। इससे वो साहसियों के गिल्ड तक पहुंचा। वहां उसने रिसेप्शन पर एक बड़े बलशाली आदमी को देखा जो एक मोटी फ्री लड़की की बजाय था। निराश होकर उसने उस आदमी से कहा कि वो एक साहसी बनने आया है, लेकिन आदमी ने उसे झिड़क दिया और कहा कि यह बच्चों के लिए जगह नहीं है और उसे अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। नो ने जवाब दिया कि उसके माता पिता मर चुके हैं, जिससे उस आदमी का ध्यान आकर्षित हुआ और उसने उसे पहले प्रशिक्षण स्कूल जाने को कहा। नो थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन उस आदमी ने उसे समझाया कि गिल्ड में शामिल होने के लिए उसे एक स्कूल चुनना होगा, बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरना होगा, अपनी कक्षा और कौशल चुनने होंगे और केवल स्नातक होने के बाद ही वो एक साहसी बन सकता है। नो इस जानकारी से खुश हुआ और उत्साहित होकर एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए चला गया, जहां उसने सबसे मजबूत तलवारबाज बनने का लक्ष्य रखा। उसने तलवार की कला में प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन कई हफ्तों बाद भी जब अन्य सभी छात्र अपनी जादुई क्षमता का प्रदर्शन करने लगे, तो नो के पास कोई जादुई क्षमता नहीं थी। उसने अभ्यास जारी रखा और कई महीने बीत गए, जिसके बाद प्रशिक्षक ने उसे बताया कि उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है और वो यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसने उसे एक अलग स्कूल में शामिल होने की सलाह दी क्योंकि वो निश्चित रूप से एक तलवारबाज बनने के योग्य नहीं था। नो ने हार नहीं मानी और एक स्कूल ढूंढा और एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। उसने एक बड़े लाल बालों वाले प्रशिक्षक के तहत प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन कई महीनों की कठोर प्रशिक्षण के बाद भी प्रशिक्षक ने उसे बताया कि उसके पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है। उसने केवल हमलों को पार करने का तरीका सीखा था। फिर उसने कई अन्य स्कूलों में कोशिश की, पहले एक शिकारी के रूप में, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर उसने एक चोर बनने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहा क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। फिर उसने जादूगर बनने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहा। अंत में उसने एक हीलर बनने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी विफल रहा और निराश होकर वापस लौट आया।
वो आदमी जिसे उसने पहले मिला था जानकर चौंक गया कि उसने इतने महीनों के बाद भी कुछ नहीं सीखा, और उसने कहा कि दुर्भाग्यवश उसके पास साहसी बनने के लिए कुछ भी नहीं है। निराश होकर नो ने शहर छोड़ दिया और जंगल में अपने कॉटेज में लौट आया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने खुद के प्रशिक्षण सेटअप के साथ एक तलवार बनाए। उसने उस एकमात्र तकनीक को पूर्ण करने का फैसला किया जो उसने सीखी थी, यानी हमलों को पार करना और विक्षेपित करना। उसने इसे दिन रात पूर्ण करने में दिन बिताए और अंततः 1 साल के कठोर प्रशिक्षण के बाद वो एक बार में 10 हमलों को पार करने में सक्षम हो गया। उसने प्रशिक्षण जारी रखा और 3 साल बीत गए, जिसके बाद वो एक बार में 100 तलवारों को पार करने में सक्षम हो गया, लेकिन कोई नया कौशल हासिल नहीं कर सका। उसने अनंत प्रशिक्षण जारी रखा और 14 साल बीत गए, जिसके बाद वो एक बार में 1000 तलवारों को पार करने में सक्षम हो गया। इतना कठिन काम करने के बावजूद उसने कोई नया कौशल हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने साहसियों के गिल्ड में एक बार फिर जाने का फैसला किया। इस बार वो एक युवा लड़की से मिला जिसने उसके कौशल सेट को देखा और उसे प्रशिक्षण स्कूल जाने की सलाह दी। नो ने उसे बताया कि वो पहले ही उनसे गुजर चुका है, जिससे लड़की चौंक गई और उसने कहा कि उसके पास साहसी बनने के लिए कोई कौशल नहीं है। नो फिर से निराश हो गया जब मोटा आदमी बाहर आया और उसे पहचानने में मुश्किल हुई। उन्होंने बैठकर बियर पीते हुए बात की और नो ने उसे अपने पिछले सालों के प्रशिक्षण के बारे में बताया। मोटे आदमी ने उसे बताया कि एक साहसी के रैंक होते हैं ई से एस तक, लेकिन यहाँ तक कि ई रैंक बनने के लिए भी कम से कम एक कौशल चाहिए, जो नो के पास नहीं था। नो दुखी हुआ, लेकिन मोटे आदमी ने उसे बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ई के नीचे एक और रैंक होती है जो एफ है। एफ रैंक साहसियों के लिए कुछ सीमाएं होती हैं क्योंकि वे शहर के बाहर जंगल में काम नहीं कर सकते। वे केवल शहर में अजीबोगरीब श्रम कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहेगा। नो ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और अंततः अपनी साहसियों की लाइसेंस प्राप्त कर ली। वो शहर में अजीबोगरीब काम करने लगा, जैसे भारी भार उठाना, खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना और हर रात प्रशिक्षण करना। वो नर्सिंग का काम भी करता था और बुजुर्गों की देखभाल करता था, उनके लिए खाना बनाता था। ये सब करते हुए वो प्रशिक्षण जारी रखता था और साहसी बनने के लिए खुश था, जो वास्तव में लोगों की मदद कर सकता था। आखिरकार हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहां विशाल बैल साहसियों की ओर बढ़ता है और अपने कुल्हाड़ी से नेता को दीवार में फेंक देता है। नो जल्दी से उसकी जांच करता है और पता चलता है कि वो मर चुका है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि अन्य लोग बैल द्वारा मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में सभी को आसानी से मार देता है। फिर उसकी नजर सफेद बालों वाली लड़की पर पड़ती है। नो का शरीर तुरंत कार्रवाई में कूदता है। वो एक पत्थर फेंककर बैल का ध्यान भटकाता है और भागने लगता है। राक्षस आश्चर्यजनक तेजी से उसका पीछा करता है और नो को एहसास होता है कि वो भाग नहीं सकता, इसलिए वो मुड़ता है और बैल के हमले को पार करता है। उसकी आश्चर्य की बात ये थी कि पार इतना शक्तिशाली था कि बैल दीवार में जा टकराया। वो तुरंत संभल जाता है और धूल में से कूदकर नो पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से हमलों को पार करने में सफल रहता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने एक भी पार मिस कर दी तो वह मर जाएगा। वो एक मौका ढूंढता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई आक्रामक कौशल नहीं है। उसकी तलवार चिपचिपाने लगती है, लेकिन राक्षस लड़की की ओर मुड़ता है और उसकी ओर भागता है। नो तुरंत अपनी फेदर स्टेप क्षमता का उपयोग करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाती है और वो बैल के सामने पहुंच जाता है और एक बार फिर हमले को विक्षेपित करता है, जिससे उसकी अपनी तलवार टूट जाती है। उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं, जिन्होंने उसे बताया था कि एक साहसी को कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उसकी अपनी जान की कीमत पर हो। इस बार जब राक्षस हमला करता है तो नो पूरी ताकत से पार करता है, जिससे कुल्हाड़ी इतनी विक्षेपित होती है कि वो बैल का सिर साफ काट देती है और चट्टानों में फंस जाती है। लड़की आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि चारों ओर खून फैल जाता है, लेकिन जादुई कांटेदार तार उसके शरीर से गायब हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और अपनी टूटी हुई तलवार को देखता है। लड़की तुरंत उसे धन्यवाद देती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन नो जवाब देता है कि उसका नाम याद रखने लायक नहीं है और वो बाहर चला जाता है। वो सड़कों पर चलता है और सोचता है कि कैसे वो एक विशाल गाय के द्वारा लगभग मारा गया था, और उसे एहसास होता है कि उसे और भी अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नो के जाने के बाद गुफा में सफेद बालों वाली महिला के गार्ड भर जाते हैं, जो एक महान परिवार की लिन क्ले होती है। उसका निजी गार्ड आता है और वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण किए जा रहे मृत मिनोटोर को देखता है, जबकि क्ले के गार्ड जमीन पर सफेद कपड़े में ढके हुए होते हैं। वो तुरंत माफी मांगती है कि वो उसकी रक्षा के लिए वहां नहीं थी, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि यह उसकी गलती नहीं थी।
थोड़ी देर बाद एक और आदमी जिसका नाम डार है प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है और यहाँ क्या हुआ था। इस हमले की खबर उसकी भाई राय तक पहुँचती है, जो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसकी बहन पर ऐसे राक्षस ने हमला किया। वो डार से पूछता है कि क्या उसे पता है कि मिनोटॉर सतह पर क्या कर रहा था, जबकि उसे तो कालकोठरी के सबसे अंदरूनी गहराई में रहना चाहिए था। डार झुककर कहता है कि यह निश्चित रूप से एक हत्या का प्रयास था, क्योंकि उन्होंने पाया कि वह अंगूठी जिसे लिन ने हाल ही में एक व्यापारी से खरीदा था, उसमें 90% शुद्धता का एक मोना स्टोन था, जो खोजने में बहुत कठिन होता है, और यही कारण था कि मिनोटॉर ने उसके समूह पर हमला किया। राय अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझता कि मिनोटॉर को एक मोना स्टोन क्यों चाहिए होगा। लेकिन डार बताता है कि उसका मानना है कि मोना स्टोन को पड़ोसी दुश्मन राज्य डैरी ने शापित किया था, जो अंधेरे जादू का अभ्यास करने के लिए जाना जाता है। राय इस अनुमान से सहमत है, क्योंकि हाल ही में डैरी की सेना उनके बाहरी इलाकों में उन्हें परेशान कर रही थी, और अब लिन पर ऐसा निर्लज हमला साबित करता है कि वे युद्ध चाहते हैं। राय फिर डार से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने लिन की जान बचाई, लेकिन डार कहता है कि उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिवाय इसके कि उसने मिनोटॉर को कुछ ही मिनटों में अपनी चौड़ी तलवार से मार डाला और फिर जल्दी से वहां से चला गया, बिना अपना नाम बताए। अगली सुबह नो गिल्ड में जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, जब मोटा आदमी तुरंत उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। नो भ्रमित लगता है, इसलिए मोटा आदमी समझाता है कि पिछली रात उसकी निर्माण साइट के पास गुफाओं में एक घातक राक्षस निकला था और इसलिए वो चिंतित था। नो को ये पता नहीं होता कि मोटा आदमी उस मिनोटॉर के बारे में बात कर रहा है जिसे उसने पिछली रात मारा था, क्योंकि उसने सोचा था कि यह एक निम्न स्तर का गाय राक्षस होगा। मोटा आदमी नो को बताता है कि वह भाग्यशाली है कि वह पहले ही वहां से चला गया, क्योंकि यहाँ तक कि एक पूर्व रैंक साहसी भी ऐसे मजबूत जानवर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। नो अपने चेहरे से मिट्टी साफ करता है और सोचता है कि ऐसा कौन सा राक्षस हो सकता है जिससे एक AR रैंक साहसी भी डरता हो। फिर वह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसने केवल एक विशाल गाय का सामना किया था। नो पूछता है कि उस राक्षस का क्या हुआ, और मोटा आदमी जवाब देता है कि कुछ रहस्यमय आदमी ने एक ही वार में उस जानवर को मार डाला, जिससे नो को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वह सोचता है कि उस आदमी को कितना मजबूत होना चाहिए जिसने ऐसा राक्षस मारा, ये समझे बिना कि वह आदमी खुद नो ही है। बाद में मोटा आदमी उसे उसके दिन की मजदूरी देता है, लेकिन उसे एक वास्तविक नौकरी खोजने की सलाह देता है, अन्यथा वो ज्यादा नहीं कमा पाएगा। जवाब देने से पहले ही एक हुड पहने आकृति उसके पीछे आती है और उसे पुकारती है। नो मुड़ता है और देखता है कि वो सफेद बालों वाली लड़की है जिसे उसने कल बचाया था। वो पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। वो माफी मांगती है कि उसने उसका पीछा किया, लेकिन दावा करती है कि उसने अपनी लंबी दूरी की पहचान कौशल का उपयोग करके उसे ढूंढा। नो पूछता है कि क्या उसने ये कौशल चोर स्कूल से सीखा है, लेकिन वह कहती है कि वह जादूगर शाखा से है, लेकिन उसे सभी 6 शाखाओं में समान कौशल प्राप्त है। लिन नोटिस करती है कि वो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है और नो से पूछती है कि क्या वे कहीं अधिक निजी स्थान पर बात कर सकते हैं। इससे पहले कि वो जवाब दे सके, मोटा आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने क्या किया है। नो जवाब देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, जबकि लिन एक ध्वनिरोधक बाधा लगाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वे दोनों भवन से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जहां वो नो को बताती है कि वो वास्तव में उसका धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि उसने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि कई नागरिकों की जान भी बचाई। नो अभी भी नहीं जानता कि वो कितना मजबूत है, इसलिए वो कहता है कि वो इतनी प्रतिभाशाली है और उसने उसके बीच में आकर उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया होगा। वो कहती है कि यह सच नहीं है, वास्तव में अगर वो उसकी मदद के लिए नहीं आता तो वो शायद मर जाती। फिर वो कहती है कि वो उसे उसके मदद के लिए इनाम देना चाहती है, लेकिन नो तुरंत जवाब देता है कि उसकी कृतज्ञता ही पर्याप्त है। लिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और वह बताती है कि वह यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। वो फिर से मना कर देता है, जिससे लिन को आश्चर्य होता है कि कोई आदमी किसी कुलीन से इनाम क्यों ठुकराएगा। वो पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है और यहाँ तक कि कहती है कि उसके पिता उसे बहुत सारी जमीन देंगे अगर वो चाहे तो, लेकिन नो उसके सभी प्रस्तावों को ठुकरा देता है। वो उसे बताती है कि वो इस जगह से तब तक नहीं हिलेगी जब तक वो उसकी कृतज्ञता स्वीकार नहीं करता, जिससे उसे हीलिंग स्कूल शाखा के एक प्रशिक्षक के समय की याद आती है। अंत में वो मान जाता है और उसके पिता से मिलने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन किसी भी भव्य इनाम को लेने से मना कर देता है। ये सुनकर लिन खुश हो जाती है और जादू का उपयोग करके खुद और नो को छिपा लेती है जब वे शहर में उसके महल की ओर जाते हैं।
जब वे अंततः उसके घर पहुंचते हैं तो नो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा बड़ा और शानदार स्थान नहीं देखा था। वे गार्ड्स के पास से गुजरते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि नो सोचता है कि क्या ये लड़की कुलीन है, अगर वो इतनी अमीर है। रास्ते में वे उसके निजी गार्ड और ई से मिलते हैं, जो नो को संदेह से देखता है और पूछता है कि वह कौन है। लिन बताती है कि यह वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी, और वो तुरंत नर्म पड़ जाती है और कहती है कि वो उन्हें लॉर्ड के पास ले जाएगी। वे गैलरी के माध्यम से चलते हैं, जब नो एक आदमी को पीले कवच में खड़ा देखता है, जो खिड़की के पास खड़ा है। वो तुरंत कार्रवाई में कूदता है और अपनी लांस को घुमाता है और उसे नो की ओर इंगित करता है और पूछता है कि वो कौन है। ई उसे पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो लिन का अतिथि है, लेकिन ये पिकाचू जैसा आदमी नो का मजाक उड़ाता है कि वो गरीब दिखता है। ई उसे गिल के रूप में परिचय कराता है और कहता है कि वो उन्हें कमरे में ले चलेगा, क्योंकि वो अभी भी नो पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता है। वे हॉल के बाहर प्रतीक्षा करते हैं, जबकि लिन का पिता क्ले अपने बेटे से युद्ध के बढ़ते संभावनाओं के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वे उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने डेरी के राजा से मुलाकात की थी, जिसने उन्हें अपमानित किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपने राज्य में सभी कालकोठरी का उपयोग नहीं दिया तो वो उन पर युद्ध छेड़ देगा। जल्द ही दरवाजा खुलता है और वे सभी हॉल में प्रवेश करते हैं, जबकि ई और गिल दोनों अपने लॉर्ड के सामने एक घुटने पर झुक जाते हैं। लेकिन नो को नहीं पता होता कि उच्च सीट पर बैठे आदमी कौन है, इसलिए वो बिना किसी परवाह के आगे बढ़ता है, जबकि लिन उसका मार्गदर्शन करती है। वो उसे अपने पिता से परिचय कराती है और कहती है कि यह वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी। लॉर्ड तुरंत अपनी सीट से उठता है और नो की ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसकी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। नो उसे बताता है कि वह एक कुलीन नहीं है और उसने कभी भी कुलीनों से बात नहीं की, इसलिए उसे ठीक से व्यवहार करना नहीं आता। लेकिन लॉर्ड इसे कोई परवाह नहीं करता और हंसता है और उसका हाथ मिलाता है, फिर उसे इनाम के लिए कुछ भी चुनने के लिए कहता है। नो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसे न तो जमीन चाहिए और न ही सोना। लॉर्ड उलझन में दिखता है, लेकिन कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे उनके राज्य में गिरने वाले दुनिया के सबसे पुराने कालकोठरी का आधा खजाना मिल सकता है। रे इसके खिलाफ सलाह देता है, क्योंकि खजाने की कीमत एक छोटे देश की जीडीपी से अधिक होती है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए नो इसे भी मना कर देता है और कहता है कि उसे उनसे किसी भी प्रकार का उपहार नहीं चाहिए। लॉर्ड उलझन में दिखता है कि ऐसा कौन आदमी होगा जो ऐसा उपहार ठुकराएगा। फिर वह अपनी सीट पर वापस जाता है और उसके पीछे से एक विशाल काली तलवार निकालता है, जो उसके साहसिक दिनों में उसका व्यक्तिगत हथियार थी। रे थोड़ी चिंतित होता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह ठीक है, क्योंकि तलवार को युद्ध क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहिए और सजावट के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वो इसे नो को सौंपता है, जो हैंडल पकड़ता है और तुरंत महसूस करता है कि यह हथियार उसके द्वारा उपयोग किए गए किसी भी चीज से भारी है। नो सोचता है कि यह सिर्फ एक साधारण सेकंड हैंड तलवार है, इसलिए वह इसे उपहार के रूप में स्वीकार करने का फैसला करता है, क्योंकि वह चाहता था कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो काम पर वापस जा सके। लॉर्ड उससे कहता है कि एक बार तलवार चलाए, और उसके आश्चर्य के लिए नो इसे एक हाथ से इतनी जोर से चलाता है कि उसके चारों ओर हवा के झोंके बनते हैं। नो लॉर्ड को देखता है और कहता है कि यह थोड़ी भारी है, लेकिन वह इसे संभाल लेगा, जिससे क्ले हंसने लगता है, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता कि इस आदमी ने 2 हाथों वाली महान तलवार को एक हाथ से चलाया। क्ले पूछता है कि क्या वो लिन को थोड़ा प्रशिक्षण देना चाहेगा, क्योंकि इन दिनों बहुत खतरनाक हो गया है, जिससे लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन नो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह उसे कुछ नहीं सिखा सकता और जाने का फैसला करता है। गैलरी के माध्यम से चलते समय वो तलवार को फिर से देखता है और महसूस करता है कि यह ड्रेनेज खाई के आकार की है, जिसका मतलब है कि वो इसे खाई से मिट्टी निकालने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। इसके पहले कि वह जा सके, उसे गिल द्वारा रोका जाता है, जो उसकी ओर एक लांस रखता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि वो उस तलवार के योग्य है या नहीं। नो सोचता है कि क्या वो कभी इस महल से बाहर निकलकर काम पर वापस जा सकेगा या नहीं।